अगली सुबह सुबह की हल्की धूप फ्लैट की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। रिया, नेहा और अनिका तीनों फ्रेश होकर किचन की ओर बढ़ी। तीनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी शुरू की। किचन में हल्का फुल्का हंसी मजाक चल रहा था। तभी रिया अचानक गंभीर होते हुए बोली। रिया फिर बोलती है, कल रात कुछ अजीब हुआ मेरे साथ। जब मैं बाथरूम में थी ना, तो मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा था, जैसे किसी की नजरें मुझ पर थीं। नेहा और अनिका एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़ी। नेहा फिर बोलती है, तू रात भर जाग जाग के पढ़ाई करती है, नींद भी पूरी नहीं लेती, थकान से ऐसा महसूस होता है। ये सब तेरा वहम है। रिया चुप रही, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब भी यकीन था बाथरूम में कोई तो था, कोई जो उसे लगातार देख रहा था, पर वो कौन था, क्यों था, ये रहस्य अब भी गहराता जा रहा था। वह तीनों फिर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम को वह तीनों घर आती है। कॉलेज का दिन काफी लंबा और थकाऊ रहा था। सबने जैसे तैसे दिन काटा और शाम करीब 7:30 बजे का वक्त था। रिया और अनिका दोनों ग्रोसरी लेने पास के स्टोर तक गई थी। फ्लैट की जरूरत की कुछ चीजें खत्म हो गई थी। नेहा फ्लैट पर अकेली थी। वो अपने कमरे में बैठकर चुपचाप एक किताब पढ़ रही थी। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी थी, सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रिया और अनिका को गए मुश्किल से 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि तभी नेहा को स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जैसे मेन गेट खुला हो। उसने चौंक कर सिर उठाया। कुछ सेकंड बाद उसे स्पष्ट सुनाई दिया कि किसी ने चप्पल उतारी, और फिर हॉल का दरवाजा खुला और जैसे कोई भीतर आया हो। अब वो आवाजें और भी साफ थीं, जैसे कोई धीमे धीमे कदमों से हॉल में चल रहा हो। नेहा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वो जल्दी से उठी और दरवाजे तक आई। आवाज को सुनकर उसे यही लगा कि रिया और अनिका वापस आ गई हैं। नेहा थोड़ी राहत की सांस लेते हुए बोली, अरे तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए, कुछ लाई क्या खाने के लिए? पर जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला और बाहर देखा, पूरा फ्लैट सुनसान था। हॉल में कोई नहीं था, मेन गेट पूरी तरह बंद था, घर में कहीं कोई आहट नहीं थी। नेहा ठिठक गई। उसने सोचने की कोशिश की क्या वो ये सब सोच रही थी, पर आवाज तो एकदम साफ साफ आई थी, सिर्फ एक नहीं, कई। गेट खुलने से लेकर चप्पल उतारने और चलने तक। उसने धीरे धीरे पूरे फ्लैट का चक्कर लगाया। किचन, हॉल, वॉशरूम, दोनों बेडरूम, हर जगह सन्नाटा पसरा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए वो बड़बड़ाई, शायद मेरा वहम होगा, शायद। वो वापस अपने कमरे में लौटी और किताब हाथ में ली, लेकिन अब वो पढ़ने में मन नहीं लगा सकी। पर उसका मन साफ कह रहा था, कोई तो था इस फ्लैट में, कोई जो आया और चला गया, लेकिन कौन? और सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ दिन पहले ठीक ऐसी ही घटना रिया के साथ भी हो चुकी थी। धीरे धीरे इस फ्लैट में रहते रहते इन लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आने लगे थे। एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन थी, वो ये थी कि इन लोगों को ऐसा लगता था कि फ्लैट में ही पड़े रहो, कहीं बाहर नहीं जाना। थोड़ी देर के लिए ये लोग बाहर जाया करते थे, इवन कई बार तो ये कॉलेज बंद कर दिया करते। नेहा अपनी कोचिंग बंद कर देती थी। तीनों मिलकर एक साथ प्लान बनाते थे कि यार कल फ्लैट में ही रहेंगे। दूसरी चीज जो इनके साथ अजीब सी होने लगी, इन लोगों को वैसे नॉनवेज पहले भी पसंद था, लेकिन अब ये हार्डकोर नॉनवेज लवर हो चुके थे। हर दिन इन्हें नॉनवेज खाना होता था। और ये कैसे खाते थे? ये लोग क्या करते थे, एक साथ 3-4 किलो चिकन ले आते थे, वो बनाते थे और प्लास्टिक के डब्बे इन्होंने खरीद रखे थे। चिकन को बनाकर उन डब्बों के अंदर टुकड़े भर देते थे, अलग अलग पोर्शन बना के, और उसे डीप फ्रीजर के अंदर डाल दिया करते थे। हर रोज एक डब्बा निकालते थे, उसको गर्म करते थे और खाते थे। और जैसे ही 1-2 डब्बा बचता था, खत्म होने वाला होता था, ये फिर से नया ले आते थे और वापस सेम यही प्रोसेस को फॉलो करते थे। मतलब इतना ज्यादा इन लोगों का एडिक्शन हो गया था नॉनवेज को लेकर, कि अगर वो नहीं मिलता था तो ये आपस में लड़ भी मरते थे। तीसरा, ये इस फ्लैट में इसलिए शिफ्ट हुए थे कि इनका पैसा बचेगा। लेकिन इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद इनका पैसा कैसे खर्च हो रहा था, इनको खुद नहीं पता चल रहा था। जो पहले फ्लैट में रहते थे, उस बजट को ये ओवर कर चुके थे, मतलब सुपरसीड कर चुके थे। एक ही महीने में इनका खर्चा बहुत बढ़ गया था। जो राशन खरीद कर लाते थे, उस राशन की खपत इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगता था कि इन 3 लोगों के अलावा कोई चौथा आदमी भी है इस घर के अंदर, जो उस राशन को कंज्यूम कर रहा है। एक और चीज जो इन लोगों के साथ हो रही थी, वो थी उस वॉशरूम के अंदर। जब ये लोग फेस वॉश करते थे, तो आंखों में पानी डालते वक्त इन्हें ऐसा फील होता था कि मिरर के अंदर कोई परछाई दिख रही है।
एक मोमेंट के लिए वो परछाई दिखती थी और अगले ही मोमेंट वो गायब हो जाया करती थी। ध्यान से देखने पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब ध्यान कहीं और होता था, जैसे नीचे या साइड में, तो साफ साफ लगता था कि मिरर में कोई परछाई है। आप खुद उस सेंस को महसूस कर सकते हैं, जैसे आंख के कोने से महसूस होता है कि कोई है। अब ये सब तो चल ही रहा था। एक रात को अनिका सोई हुई थी और करीब रात के 2:30 बजे उसकी आंख खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है, और जब वो आंख खोलकर देखती है तो सामने एक बड़ी खाली सी काली परछाई खड़ी दिखाई देती है। उसे देखते ही वह चिल्लाने लगती है, गालियां देने लगती है। दरअसल अनिका नींद में थी और उस ओर उंगली करके बोलती है, कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? क्यों परेशान कर रखा है हमको? चला जा यहाँ से, तू जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है। वो इतनी तेज बोल रही थी कि उसकी आवाज सुनकर पास में सोई हुई रिया उठ जाती है। उसे हिलाकर कहती है, क्या कर रही हो तुम? नींद में किसको गाली दे रही हो? सो जाओ चुपचाप, और उसे डांट देती है। अनिका के बोलते ही अनिका अपने बिस्तर पर फिर से सो जाती है। सुबह जब सब उठते हैं तो रिया नेहा को बताती है कि अनिका ना रात को पता नहीं किसको नींद में गालियां दे रही थी। जब अनिका ये सुनती है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे बस इतना याद आता है कि उसे रात को एक सपना आया था जिसमें उसे काली सी परछाई दिखी थी। तब अनिका जब सोचती है तो कहती है, हाँ यार, रात को मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया, और जब मैंने आंख खोली तो मेरे सामने एक बड़ी सी काली परछाई खड़ी थी और मैं उसी पर चिल्ला रही थी। ये सब सुनकर नेहा बोलती है, क्या अनिका, तुम ना बहुत ज्यादा सोचती हो। आजकल ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल कर रहा है। असल में नेहा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी और इन दोनों को डराना भी नहीं चाहती थी, इसलिए यही कहती है कि ये सब वहम है। लेकिन शायद नेहा की बातें वहां कोई और भी सुन रहा था और उसका वहम बहुत जल्द टूटने वाला था। उसी रात करीब 1 बजे सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। रिया और अनिका एक कमरे में और नेहा दूसरे कमरे में। तभी इनको अपनी छत के ऊपर किसी के बहुत तेज तेज चलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी के भारी कदम हो। वो आवाज सुनकर नेहा उठती है और भागकर सीधा अनिका और रिया के कमरे में आती है। वहां देखती है कि दोनों की दोनों उठी हुई हैं। वो बोलती है, सुना तुमने, ये सब क्या हो रहा है? तीनों के तीनों बुरी तरह डर गए थे, क्योंकि अब भी वो चलने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तीनों मिलकर छत की तरफ जाते हैं। सीढ़ियां चढ़कर बाहर की ओर जो छत की सीढ़ियां थीं, वो चढ़ते हैं और छत पर जाते हैं। लेकिन छत बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज कैसे आ रही थी। तभी आवाजें फिर से आने लगती हैं। छत से एक बार फिर तेज तेज कदमों की गूंज, और अब जैसे किसी चीज को खींचने की घसीटने जैसी आवाज भी आने लगती है। डरी सहमी तीनों लड़कियां तेजी से वापस कमरे में भागती हैं और कमरे का दरवाजा बंद करके वे सीधे बिस्तर पर बैठ जाती हैं। नेहा कांपते हाथों से मोबाइल निकालती है और उसमें हनुमान चालीसा चला देती है। कुछ ही देर में तीनों के मोबाइल से एक साथ हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगती है। तभी अचानक बाहर से जोर जोर से कट कट जैसी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई लकड़ी या लोहे की चीज पर नाखून रगड़ रहा हो। इसके साथ ही किसी की डरावनी खौफनाक हंसी कमरे तक साफ सुनाई देती है। वो हंसी जैसे सीने में कांटे चुभा रही हो। तीनों लड़कियां कांपने लगती हैं। रिया डर से नेहा का हाथ पकड़ लेती है। अनिका बुदबुदाने लगती है, हे भगवान, ये क्या है? कौन है ये? नेहा की भी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वो हिम्मत करती है और घबराए मगर दृढ़ आवाज में बोलती है, बस बहुत हो गया, अब मैं खुद जाकर देखती हूँ कि आखिर बाहर क्या है। रिया और अनिका एक साथ बोलती हैं, पागल हो गई हो क्या? कहीं कुछ हुआ तो मत जाओ ना। लेकिन नेहा अब ठान चुकी थी। वो पलंग से उतरती है और जाकर अपना बैग खोलती है। बैग में से एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकालती है, जिस पर माता रानी की मूर्ति उकेरी गई थी। उसकी मम्मी ने उससे ये लॉकेट घर से निकलते वक्त दिया था, कहते हुए कि इसे हमेशा अपने गले में पहने रखना, माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। नेहा ने पहले कुछ दिन तक उसे पहना था, लेकिन इस फ्लैट में आने के बाद ना जाने क्यों उसका मन नहीं किया। पर आज उसे माँ याद आ रही थी। नेहा वो लॉकेट उठाकर अपने गले में पहन लेती है और आंखें बंद करके एक बार दिल से प्रार्थना करती है। फिर दरवाजा खोल देती है। अनिका और रिया भी डरते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। तीनों बाहर आती हैं, पर चारों ओर एकदम सन्नाटा था। बाहर का लाइट जल रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई आवाज, न कोई परछाई।
जैसे सब कुछ अचानक शांत हो गया हो। तीनों वहीं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनकी धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह का शोर कुछ पल पहले आया था, उसके बाद इस सन्नाटे का मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नेहा फुसफुसा कर बोलती है, ये क्या है? मुझे लगता है इस फ्लैट में कोई और भी रह रहा है, कोई सुपरनेचुरल पावर। अनिका बस कांपते हुए अपनी हथेलियों को आपस में मले जा रही थी। अगली सुबह नेहा, रिया और अनिका तीनों बिना समय गंवाए सीधा बिल्डिंग की मालकिन से मिलने जाती हैं। तीनों का चेहरा रात के डरावने अनुभवों से थका और घबराया हुआ होता है। नेहा बोलती है, आंटी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कल रात फ्लैट में कुछ अजीब हुआ, जैसे कोई था वहां, कोई दिखा नहीं, पर आवाजें थीं। रिया कांपती आवाज में बोलती है, किसी के हंसने की आवाज आई थी और कुछ चलने की भी। अनिका धीरे से बोलती है, बहुत डर लग रहा था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि। मालकिन गुस्से में उनकी बात काटते हुए बोलती है, बस अब और कुछ मत बोलो। क्या बकवास किए जा रही हो तीनों? कोई भूत वूत नहीं होता। ये मेरा फ्लैट है और एकदम बढ़िया है। तुमसे पहले भी बहुत लोग रह चुके हैं यहाँ, सबने तारीफ की है। तुम्हें ही कोई वहम हो गया है। तीनों एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखने लगती हैं। मालकिन फिर कड़क कर बोलती है, और सुन लो, अगर कहीं और फ्लैट लेने का सोच रही हो तो सोच समझ कर जाना, इतने कम किराए में कोई दूसरा फ्लैट नहीं देगा। 13,000 में आजकल कुछ नहीं मिलता। भूत की फिल्में देखना बंद करो, समझी? मालकिन की बात सुनकर तीनों थोड़ी चुप हो जाती हैं। उन्हें भी लगता है कि शायद वह सही कह रही हैं। कोई भी फ्लैट इतने कम किराए में नहीं मिलेगा, और अब अगर उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला किया तो शायद मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अनिका धीरे से बोलती है, शायद हमें ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। नेहा भी सिर हिलाते हुए बोलती है, हम तीनों अब एक ही कमरे में सोएंगे। कोई भी अकेले बाथरूम नहीं जाएगा। जो भी जाएगा, दूसरा बाहर खड़ा रहेगा। अब फ्लैट में कोई अकेला नहीं रहेगा। रिया भी हामी भरती है। अगले कुछ दिन तीनों ने जैसे तय किया था, उसी हिसाब से रहने लगती हैं। रात को सब एक ही कमरे में सोती हैं। दिन में भी एक दूसरे से अलग नहीं होती और फिर एक हफ्ता एकदम शांति से गुजर जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई अजीब घटना। एक हफ्ते बाद नेहा का भाई कुछ दिनों के लिए फ्लैट में रहने के लिए आता है। तीनों उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। घर में जैसे रौनक आ जाती है, लेकिन जैसे ही नेहा का भाई फ्लैट में कदम रखता है, उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो जाता है। भाई आश्चर्य और उलझन में बोलता है, ये क्या फ्लैट है नेहा? इतना अजीब सा माहौल, एकदम खाली खाली, जैसे कोई सूनापन चारों तरफ फैला हुआ हो, और ये कैसी गंध है हवा में। तीनों लड़कियां ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, पर वे चुप रह जाती हैं। उन्हें पता था कि अगर नेहा के भाई को कुछ भी पता चला तो वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा, और शायद बाकी दोनों को भी, इसलिए तीनों कुछ नहीं बोलती। उसी दिन शाम को नेहा का भाई बोलता है, चलो न, सब साथ में मूवी देखने चलते हैं। आज बाहर थोड़ा घूम भी लेंगे, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। तीनों को भी अच्छा लगता है ये प्लान। वे तैयार होने लगती हैं, लेकिन तभी रिया का सिर दर्द करने लगता है। रिया पलंग पर बैठते हुए बोलती है, मुझे नहीं जाना यार, सिर फट रहा है। तुम लोग चले जाओ, मैं आराम कर लूंगी। अनिका उसकी बात सुनकर चिंतित होकर बोलती है, तू अकेली कैसे रहेगी रिया? हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नेहा का भाई हंसते हुए बोलता है, अरे अरे, इतना क्या डरना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। रिया है ना बहादुर लड़की। रिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हिचकिचाते हुए नेहा और अनिका तैयार हो जाती हैं और अपने भाई के साथ फ्लैट से बाहर निकल जाती हैं। अब फ्लैट में रिया अकेली थी। उसे बहुत डर लग रहा था, पर वह खुद को शांत रखती है। सबके जाने के बाद जैसे ही फ्लैट में एक सन्नाटा फैलता है, तो उसका सिर जो थोड़ी देर पहले दर्द कर रहा था, अब बिल्कुल ठीक लगने लगता है। वह चैन की सांस लेकर पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। वह धीरे से नजर उठाकर कमरे के चारों ओर देखने लगती है, और फिर उसकी नजर एकदम पास अपने बगल में जाती है, जहां कोई नहीं होना चाहिए था। वहां एक परछाई बैठी होती है, पूरी तरह काले धुएं से बनी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिख रहा होता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, जलती हुई और गुस्से से भरी हुई। रिया का शरीर उसे देखकर जैसे एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। तभी वह परछाई गहरी और भयानक आवाज में कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, और तुम सिर्फ मेरी हो।
मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से दूर जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती है। रिया का दिल ये सुनकर जोर जोर से धड़कने लगता है। वह घबरा जाती है और फिर बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ भागती है, पर अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वह परछाई रिया को वापस बेड में खींच लेता है। रिया उसे देखकर डर से रोने लगती है। वह परछाई फिर उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रिया उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर वह चाहकर भी उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। उसने रिया का दोनों हाथ मजबूती से पकड़ कर रखा था। कुछ ही देर में वह रिया के ऊपर भारी पड़ने लगता है। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह चिल्लाना चाहती थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह फिर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बीत चुके थे। रिया की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। बाहर से अनिका और नेहा की चिंतित आवाजें उसके कानों में पड़ रही थीं। रिया, रिया, दरवाजा खोलो। रिया जैसे ही होश में आती है, उसका सिर थोड़ा भारी लगता है। और तभी उसे कुछ देर पहले घटा वह डरावना पल याद आ जाता है। वो परछाई, वो लाल आंखें और उसकी गूंजती हुई आवाज। वो डर के मारे कांपने लगती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अनिका और नेहा भागकर अंदर आती हैं। रिया उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और अनिका से लिपट जाती है। कुछ मत पूछो, बहुत डरावना था वो। रिया की बात अधूरी रह जाती है, लेकिन अनिका और नेहा उसकी हालत देखकर ही सब कुछ समझ जाती हैं। उसके चेहरे पर भय, कांपते हाथ और खासकर उसके गले और बाजू पर पड़े लाल निशान देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेहा जल्दी से एक शॉल लाकर रिया को उड़ा देती है। तभी नेहा का भाई, जो बाहर ही था, अंदर आता है और यह सब देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ इसे? ये क्यों रो रही है? और ये चोट के निशान कैसे? नेहा और अनिका चुप थी, पर अब छुपाने जैसा कुछ बचा नहीं था। नेहा धीरे से अपने भाई को सब कुछ बताने लगती है। जब से हम लोग इस फ्लैट में आए हैं, तब से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। रात में कट कट की आवाजें, कोई छाया दिखना, दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना, और आज रिया के साथ जो हुआ। नेहा का भाई ये सब सुनकर गुस्से में कांपने लगता है। तुम लोगों को अब बता रही हो ये सब? और तुम लोग अब तक यही रह रहे थे? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम सबका? जल्दी से सामान पैक करो, अभी इसी वक्त यह फ्लैट छोड़ रहे हैं। उसकी आवाज में साफ गुस्सा और डर दोनों थे। नेहा, अनिका और रिया जैसे ही पैकिंग शुरू करती हैं, तभी कोई भी इस फ्लैट के बाहर नहीं जाएगा। एक गूंजती हुई, गहराई से भरी, भयानक और झंझनाती आवाज पूरे फ्लैट में फैल जाती है। इतनी डरावनी कि नेहा का भाई तक एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसकी आंखों में डर झलकने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। किसी भी आवाज पर ध्यान मत दो, जो भी हो, हमें यहाँ से निकलना है। वह रिया के पास आता है और मदद करने लगता है। नेहा और अनिका भी जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे सामान समेटते जाते हैं, फ्लैट का माहौल और भयानक होता जाता है। छत पर किसी के दौड़ने की तेज तेज आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई भारी शरीर गुस्से में ऊपर चक्कर काट रहा हो। किचन से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाजें आती हैं, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें फेंक रहा हो। लाइटें बार बार झपकने लगती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खटकने लगते हैं। फ्लैट का हर कोना जैसे क्रोधित हो चुका था। रिया डर के मारे कांप रही थी। अनिका का चेहरा सफेद पड़ गया था और नेहा बार बार माता रानी का लॉकेट पकड़कर प्रार्थना कर रही थी। नेहा का भाई एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में बैग पकड़े दरवाजे की ओर बढ़ता है और बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस अब चलते रहो, जो भी हो, हम यहाँ से जाएंगे अभी, इसी वक्त। चारों जैसे ही में गेट की ओर बढ़ते हैं, तभी एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ जाती है। तभी नेहा के भाई को किसी अनदेखी शक्ति ने इतनी जोर से धक्का देती है कि वह हवा में उड़ता हुआ जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसकी पीठ और सिर बुरी तरह टकराते हैं और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। भैया, नेहा चीखती है और दौड़कर उसके पास जाती है। रिया और अनिका भी डरते डरते उसके पास पहुंचती हैं। नेहा के भाई की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और दर्द सहते हुए बमुश्किल उठने की कोशिश की। जल्दी निकलो, जल्दी। जो भी ये ताकत है, अब पूरी तरह गुस्से में आ चुकी है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। नेहा, रिया और अनिका कांपते हाथों से उसका सहारा देती हैं। चारों जैसे तैसे उठते हैं और में गेट की ओर भागते हैं। नेहा का भाई कांपते हाथों से मेन गेट खोलता है और जैसे ही गेट खुलता है, सब लोग नीचे सीढ़ियों की तरफ भागते हैं।
लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई या कुछ बहुत तेजी से उनके पीछे पीछे आ रहा है, जैसे कोई छाया हवा को चीरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही हो। पर कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ कदमों की आवाजें, सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही चारों फ्लैट की बिल्डिंग से बाहर कदम रखते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। चारों ठिठक जाते हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी गुस्से भरी आवाज आती है, वापस आओ, तुम लोग नहीं जा सकते, वापस आओ। वो आवाज फ्लैट की इमारत के अंदर से इतनी जोर से आती है कि जैसे दीवारें भी कांप उठी हों। रिया और अनिका डर से नेहा के भाई की बाहों को कसकर पकड़ लेती हैं। नेहा का भाई तुरंत अपने फोन से कैब वाले को कॉल करता है और उसे जल्दी आने को कहता है। कुछ ही मिनटों में कैब सामने आकर रुकती है। चारों जल्दी जल्दी कैब के अंदर बैठते हैं और एक आखिरी बार पलटकर फ्लैट की बालकनी की तरफ देखते हैं। तभी उन्हें एक डरावना, अंधकार से बना हुआ जिन का साया दिखाई देता है। उसकी लाल जलती हुई आंखें, तेज नाखून और लंबे लंबे बाल थे। वो गुस्से में उन्हें देख रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, वापस आओ, तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। वह इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज से बालकनी की रेलिंग कांपने लगी थी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। वही कैब ड्राइवर भी यह सब देखकर डर गया था। नेहा, रिया और अनिका भी सिहर उठती हैं। नेहा का भाई फिर जल्दी से कैब ड्राइवर से कहता है, जल्दी चलाओ, जल्दी निकलो यहाँ से। ड्राइवर भी बहुत ज्यादा डर गया था। वह फिर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है। कैब फिर वहां से निकल जाती है। उसी रात नेहा, रिया और अनिका ने अपने अपने घर लौटने के लिए फ्लाइट बुक कर ली थी। सबने एक दूसरे को गले लगाया और कभी न भूलने वाली उस डरावनी रात को पीछे छोड़कर अपने अपने शहर के लिए रवाना हो गईं। रिया के घर पर रिया जैसे ही अपने घर पहुंची, उसके मम्मी पापा उसे देखकर बहुत परेशान हो गए। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उसके शरीर पर जो नीले निशान थे, उन्हें देखकर उसकी माँ का दिल कांप गया। जब रिया ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया तो उसके पापा गुस्से से आग बबूला हो गए। रिया की माँ ने उसी वक्त मकान मालकिन को फोन मिलाया, तुम्हें शर्म नहीं आई? उस भूतिया फ्लैट में मेरी बेटी को भेज दिया। क्या तुम जानती भी हो कि उसके साथ क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से आज मेरी बच्ची की जान पर बनाई थी। उसके बाद रिया के लिए एक बड़ा हवन और पूजा करवाया गया। पंडित जी ने रक्षा सूत्र बांधा और कहा, बेटी को कुछ दिनों तक किसी अजनबी जगह या बंद मकान के पास न भेजें। अभी ये जिन की छाया से बाहर नहीं आई है। नेहा और अनिका के घर पर नेहा और अनिका के घर वाले भी जब ये सब सुनते हैं तो सन रह जाते हैं। उनकी माँ तो ये सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ी कि कैसे उनकी बच्चियां मौत के इतने करीब पहुंच गई थी। उन घरों में भी पूजा पाठ कराया गया। सबको डर था कि कहीं कोई बुरी ताकत अब भी पीछे तो नहीं है। कुछ दिन बाद नेहा का भाई दोबारा उसी शहर में आता है, लेकिन इस बार वो सच को जानने आया था। वो फ्लैट के आसपास रहने वाले पुराने लोगों से बात करता है, कुछ दुकानदारों से, कुछ चौकीदारों से। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा, वो फ्लैट पहले भी बंद पड़ा था। कुछ साल पहले एक लड़की वहां किराए पर रहने आई थी। रात दिन बंद दरवाजों के पीछे कुछ अजीब हरकतें करती थी। लोग कहते हैं वो काला जादू करती थी और एक दिन उसने एक जिन को बुला लिया था। नेहा का भाई हैरान रह जाता है। फिर क्या हुआ? वो पूछता है। मकान मालकिन को जब ये सब पता चला तो उस लड़की को जबरदस्ती फ्लैट से निकाल दिया गया, लेकिन जो जिन था वो तो फ्लैट के अंदर ही रह गया। फिर मकान मालकिन ने किसी बाबा को बुलाया और तीसरे नंबर के कमरे में उस जिन को बंद करने का टोटका कराया। लेकिन बेटा, जिन को पूरी तरह कभी बंद नहीं किया जा सकता। वो बस सो गया था और अब फिर से जाग चुका है। नेहा का भाई गुस्से से कांपता है। तो फिर उस औरत ने ये फ्लैट हमारी बहनों को क्यों दिया? बुजुर्ग आदमी लंबी सांस लेकर कहता है, शायद उसे लगा था कि अब सब शांत हो गया है, पर बुराई कभी मरती नहीं बेटे, बस वक्त का इंतजार करती है। उसे घटना को 2 साल बीत चुके हैं और आज भी वो फ्लैट खाली पड़ा है। उसका दरवाजा सड़ चुका है, खिड़कियां बंद हैं और तीसरे नंबर का कमरा ताले में बंद है। लेकिन कहते हैं, रात को जब कोई उस बिल्डिंग के पास से गुजरता है तो अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। वापस आओ, तुम मेरी हो। अब भी वो जिन किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है।